कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो हमारी पूरी सोच को हिला कर रख देती हैं। आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो विज्ञान के इतिहास के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, जब ये सवाल सामने आता है तो मन में कौन से नाम आते हैं? कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, है ना? हम सब यही सोचते हैं कि ये सारी वैज्ञानिक क्रांति यूरोप में हुई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी और कहीं ज्यादा दिलचस्प है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। यूरोप में टाइको ब्राहे के मशहूर मॉडल से लगभग एक सदी पहले भारत के केरल में एक बहुत ही एडवांस ग्रहीय मॉडल मौजूद था, और यही है हमारी आज की पड़ताल का केंद्र। ये शब्द सीधे सीधे उसी बात की पुष्टि करते हैं। ये सिद्धांत किसी और ने नहीं बल्कि केरल के एक महान खगोल शास्त्री नीलकंठ सोमयाजी ने दिया था, और ये उस जमाने की सोच से मीलों आगे था। तो सवाल ये है कि ये इतना क्रांतिकारी काम आखिर आया कहाँ से? इसका स्रोत है भारत का केरल स्कूल, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच खगोल विज्ञान और गणित का आप कह सकते हैं एक पावर हाउस था। और इस पूरे ज्ञान का केंद्र है ये ग्रंथ, तंत्र संग्रह। साल 15 में लिखा गया ये ग्रंथ कोई आम किताब नहीं है, बल्कि उस दौर के खगोलीय ज्ञान और गणितीय सोच का एक जीता जागता खजाना है। इसके लेखक थे नीलकंठ सोमयाजी, केरल स्कूल के एक दिग्गज विद्वान। इसमें संस्कृत के 432 श्लोक हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, दावा किया जाता है कि इसे सिर्फ 5 दिनों में लिखा गया था। सोचिए, ये उनके ज्ञान और उनकी काबिलियत का क्या सबूत है। चलिए अब इस ग्रंथ के अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ग्रहों के मॉडल के बारे में नहीं था। इसके अंदर गणित के ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो अपने समय से सदियों आगे थे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तंत्र संग्रह एक तंत्र ग्रंथ था। मतलब ये सिर्फ थ्योरी की किताब नहीं थी, ये एक तरह से प्रैक्टिकल कैसे करें गाइड थी, जिससे ग्रहों की पोजीशन और ग्रहण जैसी चीजों की सटीक गणना की जा सके। मिसाल के तौर पर चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। इसमें साफ साफ बताया गया था कि सटीक शर्तें क्या होंगी, सही समय निकालने के लिए बार बार गणना कैसे करनी है, और यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि ग्रहण असल में दिखेगा भी या नहीं। सब कुछ एकदम एल्गोरिदम पर आधारित और बेहद सटीक। और अब एक ऐसी बात जो सच में दिमाग घुमा देती है, इस ग्रंथ में कैलकुलस की एक बुनियादी अवधारणा मौजूद है। जी हाँ, इनवर्स साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसका इस्तेमाल ग्रहों की तात्कालिक गति यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वो किसी भी पल में किसी ग्रह की रफ्तार पता कर सकते थे, और ये सब न्यूटन और लाइबनिज से सदियों पहले हो रहा था। उनकी गणनाओं का पैमाना भी देखिए, 43,20,000। ये संख्या है सूर्य की परिक्रमाओं की, जो वो एक महायुग में पूरी करता है। मतलब वो ब्रह्मांड को बहुत बड़े विशाल टाइम स्केल में समझ रहे थे। तो गणित तो कमाल का था ही, पर अब आते हैं तंत्र संग्रह के सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर, सौर मंडल का उनका मॉडल, जिसने उस समय की हर धारणा को चुनौती दे दी। देखिए, पारंपरिक मॉडल में सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता था, लेकिन नीलकंठ ने एक जबरदस्त बदलाव किया। उनके मॉडल में 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और फिर ये पूरा सिस्टम पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये एक भू-सूर्य केंद्रित यानी जियो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, जो बिल्कुल टाइको ब्राहे के मॉडल जैसा था, बस उनसे पहले आ गया था। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा था। इस नए मॉडल से बुध और शुक्र जैसे अंदरूनी ग्रहों की पोजीशन की गणना कहीं ज्यादा सटीक हो गई, जो पुराने मॉडल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये काम इतना महत्वपूर्ण था तो विज्ञान के इतिहास में इसे वो जगह क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कौन सी कहानियां दुनिया तक पहुंचती हैं और कौन सी कहीं खो जाती हैं। नीलकंठ और तंत्र संग्रह की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज हमेशा से पूरी दुनिया का मिला-जुला प्रयास रहा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में न जाने ऐसी कितनी ही और खोजें दबी पड़ी हैं जो बस सामने आने का इंतजार कर रही हैं, ताकि हमारी समझ को एक बार फिर से बदल सकें।